थैंक यू सो मच सर। फर्स्टली तो आई वुड लाइक टू थैंक द हिस्टोरिका टीम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए एंड इतनी अच्छी बैकग्राउंड फोटो देने के लिए। बट सिर्फ यही पढ़ के मेरा ये स्कोर आया है। 100% क्रेडिट हिस्टोरिका को जाएगा। काफी कम है, अफोर्डेबल है। मतलब लोग अभी 12th की कोचिंग लेते हैं तो उसमें 10,000 20,000 होता है, बट व्हेन आई सॉ द अमाउंट तो मुझे लगा कि वाओ। बट पहला तो यही था कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहा मुझे मॉडर्न। एंड सर एंशियंट तो मतलब एंशियंट के लिए तो बस यही करा है मैंने, सिर्फ क्लासेस के नोट्स देखे और कुछ नहीं करा है स्ट्रेस से। कि मेरे पापा मेरे रूम में आए, उन्होंने मुझे चुप कराया कि इतना मैंने रो धो के पूरा घर सर पे उठा लिया था। तो पापा रूम में आए, पापा मेरे साथ 1 बजे से 5 बजे तक बैठे रहे कि ठीक है रिवाइज करो जो करना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं टॉपर्स टॉक के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आज हमारे साथ नम्यता मौजूद हैं। 203 नंबर आप लेकर के आई हैं और आपने प्रहार बैच से जुड़ करके, यानी जो फुल फ्लेज्ड कोर्स है द हिस्टोरिका का, उससे जुड़ के आपने तैयारी की। पूरे थ्रू आउट द जर्नी हमारे साथ जुड़ी रही और अभी इतने मार्क्स पे इनका आराम से जेएनयू में एडमिशन हो रहा है। तो इनसे पूरी की पूरी जर्नी समझने का प्रयास करेंगे, इनके बेस्ट पार्ट्स को समझेंगे, स्ट्रैटेजी में क्या क्या दिक्कतें हुई। साथ ही जिस दिन एग्जाम हुआ उस दिन इनका कॉल आया कि रोते हुए कॉल आया कि सर मेरा एग्जाम एकदम खराब चला गया है और ये फाइनली जेएनयू में जा रही हैं। तो ये पूरी की पूरी जर्नी को हम समझने का प्रयास करेंगे। नमिता, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा एक छोटा सा अपना परिचय दर्शकों को दीजिए हमारे। थैंक यू सो मच सर। फर्स्टली तो आई वुड लाइक टू थैंक द हिस्टोरिका टीम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए एंड इतनी अच्छी बैकग्राउंड फोटो देने के लिए। बट ओके, सो हेलो एवरीवन, आई एम नम्मिता। आई बिलोंग टू हरिद्वार उत्तराखंड एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई जॉइंड हिस्टोरिका लास्ट ईयर जब बैच स्टार्ट हुआ था। एंड सिंस देन आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर सीवीटी। सो यस, आपके कितने मार्क्स आए हैं सीवीटी पीजी में और यस। क्या आपका डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड करके क्या आ रहा? ओके, तो सर मेरे मार्क्स ऐसे रॉ स्कोर 203 है एंड बिकॉज आई बिलोंग टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरी प्लस आई एम अ गर्ल, तो आई वुड बी गेटिंग 7 डेप्रिवेशन पॉइंट्स, तो बेसिकली 20 या 21 मार्क्स आई थिंक मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया। नमिता, शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप हिंदू कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, तो पहले कब ऐसा विचार आया कि ठीक है, जैसे शुरुआत में हम चूंकि मोस्टली बच्चे साइंस से आर्ट्स में शिफ्ट होते हैं तो ये टारगेट रहता है कि मुझे यूपीएससी करना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर में कुछ और सोचते हैं, थर्ड ईयर में आता है कि पहले 2 साल का और वीजा लगवा लेते हैं, एमए कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ सोचेंगे। तो सबसे पहले कब आपने सोचा कि सीयूईटी पीजी में मुझे जाना है, इसका एग्जाम देना है? और उसके बाद आपने क्या पहली 2 चीजें ऐसे क्या की कि आपको लगा कि हाँ ठीक है, मैं इसमें आगे बढ़ रही हूँ? सर इनिशियली तो मेरा भी यही प्लान था कि यूपीएससी करना है and अभी भी मेरा अल्टीमेट गोल वही है। बट बिकॉज हिस्ट्री में आई थिंक मेरा ग्रास्प बेटर है एंड बिकॉज मेरी अंडर ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में हुई है। एंड सर मेरा सिंस द बिगनिंग हमेशा ये एम्बिशन रहेगी जो करना है बेस्ट करना है। तो स्टार्टिंग से था कि जेएनयू में मैं मास्टर्स करूँ हिस्ट्री से। फिर देन मैंने काफी रिसर्च करा यूट्यूब पर कि बेस्ट चैनल क्या है, कहाँ से सोर्सेज। बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम पीवाई क्यू देखा था तो मुझे लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर मुझे हिस्टोरिका मिला, काफी टॉपर स्टॉक देखी एंड इतनी सारी देखी, ऑलमोस्ट नहीं एक्चुअली सारी ही देखी हैं। तो फिर मुझे लगा कि हिस्टोरिका मुझे एक एज देगा बिकॉज सर आई फील कि मास्टर्स में अ, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस इज अ नीड। विदाउट गाइडेंस तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा होता। मतलब ऑनेस्टली वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर गाइडेंस नहीं है आपके पास पीजी के लिए तो सीयूईटी इट वुड पीजी। बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट थ्रू एवरीथिंग। बिकॉज जैसे लास्ट ईयर के टॉपर्स या जो लोग नॉर्मली जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं वो बोलते हैं कि हमने आर्य शर्मा पढ़ी, उपेंद्र सिंह पढ़ी, ब्ला ब्ला ब्ला। बट सर आई थिंक मैंने अगर वो पढ़ी होती मेरा तब भी 160-70 के ऊपर तो स्कोर नहीं जाता। तो सर आई थिंक कि गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस वो मेंटल प्रेशर जो आपका हमेशा रहता है कि अगर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है तो मैं किसके पास रीच आउट करूं। बिकॉज हमारे कॉलेज से भी जेएनयू में काफी कम लोग एडमिशन होता है। या तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि गाइडेंस इज अ नीड एंड आई शुड जॉइन हिस्टोरिका व्हिच प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग। अमेजिंग। ओके, नमिता ये बताइए हमें कि जब आपने पेमेंट किया प्रहार बैच का तो उस समय आपके थॉट्स क्या थे, कि क्या आप सोच रही थी इसके
एस्पिरेशंस क्या थे उस टाइम, या क्या आपके थॉट्स थे उस समय? सर पेमेंट पे तो यस सर, थोड़ा शॉकिंग था कि काफी कम है, अफोर्डेबल है। मतलब लोग अभी ट्वेल्थ की ही कोचिंग लेते हैं तो उसमें 10,000 20,000 होता है, बट व्हेन आई सॉ द अमाउंट तो मुझे लगा कि वाओ। बट पहला तो यही था कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। फिर मैंने बिकॉज आपकी काफी वीडियोस देखी थी। विष्णु सर से मुझे इनिशियली थोड़ा डर लगता था, बट मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी थी, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, अच्छा ही होगा। और प्लस हिस्टोरिकल के अलावा मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं जो बहुत पॉपुलर है या फिर यूट्यूब में जो हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। तो मैंने कहा कि सर और तो कोई ऑप्शन है नहीं, एंड अच्छा लग रहा था, तो आई सेड कि लेट्स गो ओके, विद लेट्स इट। गो। तो अगस्त में लेट्स अज्यूम कि आपने ज्वाइन कर लिया, अगस्त 10 से आई थिंक कि आपका प्रहार बैच का ओरिएंटेशन था, और फिर आपकी क्लासेस शुरू हो गई। क्लासेस का एक्सपीरियंस क्या था? फिर टेस्ट सीरीज कैसे आपको दिए जाते थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। साथ ही साथ ये जो आपका एक पूरा प्रोसेस होता है वो बड़ा एडवेंचरस होता है। कभी हमें लग रहा है कि आई एम ओवर द टॉप, कभी लग रहा है कि एकदम डीप डाउन जो है वो हम चले गए हैं। तो इन दोनों प्रोसेसेस में इस प्रहार बैच ने कैसे आपका मदद किया? सर क्लासेस तो रेगुलर ही रही हैं, मैंने भी हमेशा ज्वाइन ही करा है, तो मैं मतलब हमेशा से रेगुलर स्टूडेंट ही हूँ प्रहार बैच की। तो सर एंशियंट की क्लास तो सर मतलब अगर आपने छोड़ दी उसको वापस आपको रिकवर करने में, एंड वो एंशियंट की क्लास तो मतलब आप नहीं छोड़ सकते। द बॉटम ऑफ द लाइन यही है कि एंशियंट की क्लास तो मत छोड़ो। एंड सर मॉडर्न में आई थिंक मेरा, क्योंकि मैंने बैच स्टार्ट जब हुआ था तो उस टाइम मैंने स्पेक्ट्रम ऑलरेडी पढ़ ली थी, मुझे लगा कि कुछ तो मैं प्रिपेयर करके जाऊंगी, बिल्कुल ऐसे ब्लैंक ना बैठ जाऊं क्लास में। तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, तो मॉडर्न मुझे लगता है कि मुझे अब्सॉर्ब करने में, समझने में इजी रहता था, तो मॉडर्न मुझे कभी इतना प्रॉब्लम लगा नहीं। एंड फिर जब आपने जो आप पार्ट स्टार्टिंग में आप पढ़ाते हैं पोस्ट मुगल वाला, जिसमें बहादुर शाह जफर एंड वो हम्म। पूरा वो यस। पीरियड होता है, यस। वो मेरा काफी वीक था। बट जिस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करा, जो सारे पोस्ट मुगल जो अनपॉपुलर थे होते हैं उस टाइम पे वो, प्लस फिर वो जो फ्रेंच पोर्चुगीज डच वगैरह वाला पार्ट आता है, वो मेरा काफी वीक था। ब्लैटल्स तो मुझे बिल्कुल याद नहीं होती थी। तो सर आई थिंक वो, थैंकफुल इस बार एग्जाम में उतना मुझे नहीं लगता कि आया, बट उसमें सर अगर आ गया होता, मैंने आपकी वीडियोस और वीडियोस के मतलब क्लासेस एंड नोट्स उसमें, क्योंकि स्पेक्ट्रम से ही मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा था वाला पार्ट, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहा मुझे मॉडर्न। एंड सर एंशियंट तो मतलब एंशियंट के लिए तो बस यही करा है मैंने, सिर्फ क्लासेस के नोट्स देखे और कुछ नहीं करा है। मॉडर्न के तो फिर भी आई वुड से कि स्पेक्ट्रम ली थी मैंने। एंड समझ सर आपने बोला अप्स एंड डाउन वाली बात, तो सर स्टार्टिंग में मेरे जब आपका फर्स्ट मॉक्स या फिर जब क्विज वगैरह होते थे तो मतलब ठीक है, अब एवरेज वाला स्कोर रहता था, ऐसे में कभी भी मतलब बहुत बुरे मार्क्स तो नहीं आते थे, क्योंकि मैंने अब मैं सीरियसली मैंने अपना प्रिपरेशन थोड़ा सा करा ही था। बट सर यस, जो सबसे बुरी बात मेरे प्रिपरेशन के समय ये थी कि सर आप लोग स्टार्टिंग से बोलते थे कि रिवाइज करो और नोट्स बनाओ। मुझे लगा कि नहीं यार, नोट्स आपने तो ऑलरेडी प्रोवाइड करी हैं पीपीटीज वगैरह, सिर्फ वही करके हो जाएगा, क्या वापस नोट्स बनाओ, मैं इसके काफी लेबोरियस टास्क है, प्लस फिर बनाओ फिर रीड करो। बट सर अल्टीमेटली जब आप एग्जाम के पास आते हो, फिर आपको लगता है कि भाई नोट्स बनाने चाहिए थे। एंड मेरा यहीं पे लैग हुआ कि मैंने नोट्स नहीं बनाए थे एंड रिवाइज नहीं करा था। तो जो जनवरी से आपके एग्जाम वाला फेज जो आता है उसमें सर मैंने बहुत रिवाइज करा, सिर्फ नोट्स ही रिवाइज करे। उस टाइम आपको काफी बच्चों के मैसेज भी आएंगे कि भाई क्या पढ़ रहे हो, ये सोर्स ले लो, वो सोर्स ले लो। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है एंड बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, तो आई वुड जस्ट से कि स्टिक टू योर सोर्सेज जो आपको आपने प्रोवाइड करे हैं। एंड ऑनेस्टली सर ऐसा नहीं है कि मुझे हिस्टोरिका का एंडोर्समेंट करना है या मैं ब्रांड एम्बेसडर की मैं तारीफ करूं, बट सर ऑनेस्टली सिर्फ यही पढ़ के मेरा ये स्कोर आया है, 100% क्रेडिट हिस्टोरिका को जाएगा। तो सर यही है कि आप अपने सोर्सेज को बार बार रिवाइज करो। एंड एंशियंट तो पूरा आपको यहीं से ही होगा। बाकी मॉडर्न के लिए आप एक स्पेक्ट्रम पढ़ लो, मिडिवल के लिए सतीश चंद्र अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, वरना तो मिडिवल भी मैंने एंड मोमेंट पे सिर्फ जो आपने नोट्स भेजे थे सिर्फ वही से करे। तो ओके दैट्स इट नमिता, सर। लेट्स गो टू द फ्री पार्ट जो हमने यूट्यूब पर शुरू किया, एक मिशन सा शुरुआत किया था,
और बच्चे, कई बच्चे तो ऐसे परेशान हो गए थे रोते रोते, सर कितना पढ़ा रहे हो भाई। सुबह हम्म। हमारा लगता था कि एक 31 दिसंबर को एक हमारी क्लासेस चली थी, लगभग जो है वो 12 आवर्स की। उसके बाद फिर हमने लास्ट में कई मैराथन्स लिए, बीच में विष्णु सर की लगातार जो है वो क्विज क्लासेस चलती रही। इसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? साथ ही साथ आप रेगुलर जो है वो जो एमसीक्यूज क्लासेस चलती थी उसमें भी आप जुड़ती थी, जो टेस्ट होता था उसमें भी ऑलमोस्ट लगभग सारे टेस्ट में आप लगभग टॉप 3 टॉप 5 में आप रहती थी। तो उसका क्या एक्सपीरियंस था ओवरऑल, थोड़ा सा लास्ट के बताइएगा। सर क्लासेस जैसे मतलब आपने एग्जाम से पहले कुछ महीने पहले स्टार्ट करा था कि आप मतलब दिन में जो 3 फेजेस होते हैं, 3 मील्स के साथ आपको 3 वीडियोस भी देखनी है। तो सर ऑनेस्टली सर सुबह वाली क्लास करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती थी, कभी अलार्म नहीं बचा, उठने में प्रॉब्लम हुई। बट सर क्लासेस बहुत हेल्पफुल थी बिकॉज जो एमसीक्यूज थे सर टॉप नॉच थे। मैंने काफी बुक्स भी स्टार्टिंग में जब मैंने हिस्टोरिकल ज्वाइन नहीं करा था, मैंने कहा कि अमेजोन पे देखते हैं कुछ अच्छी एमसीक्यूज या फिर पीवाईक्यूज वाला बुक ले लो, तो मैंने लिया था। बट सर उसके क्वेश्चंस और आपने जो दिए हैं, जो उसमें जो आप लोग करवाते थे, तो सर मुझे वो क्वेश्चंस कहीं मिले नहीं थे। और आप इतनी मेहनत करेंगे कि आप खुद से जाके ढूंढ रहे हैं सोर्सेस, फिर उस पे आप कि ठीक है ये एमसीक्यू मिल रहा है वो एमसीक्यू मिल रहा है, रादर देन सर्चिंग फॉर इतने सारे सोर्सेस, अगर आप सिर्फ वो वीडियोस कर लेते उसकी नोट्स बना लेते, जो फिर से सर मैंने नहीं बनाया। अगर आप सिर्फ वो एमसीक्यूज देखेंगे नोट्स बनाएंगे, आप आई वुड से कि 10 to 20% आपका कुछ, अगर आपने कुछ भी नहीं करा है तो इतना आपका इंक्रीमेंट होगा, या फिर एटलीस्ट जो आप या जहाँ स्टेज पे आप अभी प्लेटफॉर्म पे हैं उससे थोड़ा स्टेप्स ऊपर जाएंगे। तो यस सर, तीनों वीडियोस देखना। और अगर आप कुछ नहीं पढ़ सकते, अगर आप रीड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है कि अब टाइम कम बचा है, या फिर आपको बुक्स नहीं पढ़ी जा रही हैं, फिर नोट्स भी नहीं पढ़े जा रहे हैं, अगर आपका ऐसा हाल है, तो सर प्लीज मतलब वीडियोस देखनी चाहिए। यस, वो तो इनएविटेबल है कि आप उसको मिस करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग नमिता, एक चीज एक खास हुई थी आपके साथ, और वो ये हुआ था कि मतलब एग्जाम से आई थिंक कि 20 डेज पहले ही आपने एक क्लास में से पूछा था कि सर जेएनयू के कट ऑफ क्या जाएगी, तो मैंने बोला था अरे नमिता आपका सिलेक्शन हो रहा है, और यू रिटर्न की सर आई एम लिटरली क्राइंग। तो ऐसे कितने टाइम रहे जब आपको ऐसे रोना पड़ा और फाइनली ये सपना आपका सच हो रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? सर काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ड्रीम कम ट्रू तो है ही, बिकॉज मुझे हमेशा से जेएनयू का मन था। एंड सर इससे एक चीज पहले मुझे इससे बोलनी है कि आप जब अपने गोल सेट कर रहे हैं तो हमेशा बेस्ट ही मतलब आपको दिमाग में रखना चाहिए। मेरा स्टार्टिंग से था कि मुझे जेएनयू ही जाना है, मैंने डीयू बीएचयू या कुछ भी उसके अलावा नहीं सोचा, मन भी नहीं था। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज अपना गोल भी हाई सेट करें, उससे नीचे आप बिल्कुल मत जाएं। कि आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, फिर आपके मन में है कि भाई हाँ मुझे जेएनयू जाना है, डीयू जाना है, बीएचयू जाना है, जो भी आपके प्रेफरेंस में आपको बेस्ट लगता है। तो सर जब रिजल्ट, जब एग्जाम भी दिया मैंने, उस समय मैंने मेरा था कि अब नहीं होगा, मुझे लगा कि मेरे 150 भी टच नहीं करेंगे, मेरा हो हाँ, गया। पूरा थोड़ा सा तो एलेबरेट सर करके बताइए कि ये क्लासेस सर पहली जो आपने टेस्ट सीरीज में अटेम्प्ट किया कि आपके मार्क्स सर 260 250 आ रहे हैं, फिर आप एग्जाम दे के निकली, विष्णु सर को कॉल किया कि सर मेरे तो एग्जाम गए। उसके बाद फिर अगले दिन मेरा कॉल गया आपको कि अरे मैंने बताया कि देखो तुम्हारे इतने गलत हो सकते, इतना आएगा जेएनयू हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आया और वहां आपको पता चला कि ठीक है मैं जेएनयू जा रही हूँ। बताइए थोड़ा। जी सर। सर तो एग्जाम से 1 महीने जो पहले वाला फेज था, उसमें बहुत ज्यादा आप ओवरवेल्म हो जाओगे, स्ट्रेस हो जाओगे। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो मतलब मुझे लगता है कि ये तो होगा ही आपके साथ। हम्म। मुझे स्टार्टिंग से थोड़ी रोने की आदत ज्यादा है, मुझे हमेशा से स्ट्रेस ज्यादा रहता है। तो मेरे लिए ये थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि मुझे और भी बैच वाले बच्चे थे, वो आप क्लास जब आप करा रहे हैं तो एंशिएंट या मिडिवल में बहुत अच्छे अच्छे आपको रिप्लाईज मिलेंगे कि ये है वो है। तो सर वो देख के कभी कभार डीमोटिवेट तो बहुत फील होता है, डीमोटिवेटेड फील होता था, बिकॉज मेरा मेरा अंडर ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में है। फिर मुझे वहां अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बहुत इंसल्टिंग भी फील होता है कि भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बट तो 1 महीने वाला जो पहला वाला फेज था बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था फॉर मी। एंड मैंने आपसे काफी बार कट ऑफ पूछा, फिर आपसे खुद भी पर्सनली कनेक्ट करा कि सर क्या लगता है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बिकॉज मॉक से भी मेरे मार्क्स मतलब आई वुड से कि ठीक थे, अबव एवरेज थे, हमेशा से ठीक आते थे। तो मुझे या बीच में ओवर कॉन्फिडेंस वाला भी हिट कर रहा था कि ठीक है अब तो जेएनयू मिल ही जाएगा। हम्म। बट देन वो लास्ट जो 1 वीक वाला जो एंड का फेस आता है, हम्म। उसमें मेरे मार्क्स ड्रॉप होने लग गए।
ओके। एंड फिर इतना सब कुछ हो रहा था, तो मुझे लगा कि अब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। एंड लास्ट के फिर 2 वीक्स मैंने बहुत रोया। मैंने 10 घंटे तो पढ़ा ही था डेली, इतना तो था। एंड फिर रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था। फिर आपकी क्लास सुबह होती थी तो उठने में भी प्रॉब्लम कि ये भी मिस हो गया, शिट अब ये भी बैकलॉग लगा है, फिर आई हैव टू कंप्लीट इट, आई हैव टू कवर एवरीथिंग अभी। तो उसका बहुत इशू हो रहा था। फिर एग्जाम से एक दिन पहले, हाँ सॉरी, आपने और पीछे का पूछा। तो तब सर मुझे लगा कि अब तो नहीं होगा, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि अब इतना इजी नहीं है जितना मैंने पीस ऑफ अ केक की भाई अब तो हो ही जाएगा। मैंने कोचिंग भी ली है, पढ़ा भी ठीक है, कितने ही बच्चे देते हैं, चलो हाँ। मतलब बहुत ज्यादा क्लाउड 9 पे मेरा ऑलरेडी चल रहा था। बट हम्म। फिर जब एंड वाला फेज आया तो रियलिटी हिट करने लग गई। ये तो नहीं था कि बहुत बकवास जाएगा, बट था कि अब थोड़ी परफॉर्मेंस इधर उधर हो रही है। एंड फिर बच्चे, आपके जो आपके बैचमेट्स होते हैं, वो कोई अलग अलग जगह से टेक्स्ट करते हैं कि भाई ये एमसीक्यू लो एंड इसका आंसर बताओ, या फिर तुमने यहाँ से करा, वहां से करा, इंडिया प्लस से करा, आर्या से करा। मैंने बोला आर्या मैंने आज तक टच भी नहीं करी है। प्लस मेरा इंग्लिश मीडियम था, बट ऐसा नहीं कि आई कैन नॉट रीड हिंदी और राइट हिंदी, आई कैन डू बोथ ऑफ देम। बट हिंदी अब वो आपका चला गया है, मतलब फ्लुएंसी, तो अब उसको रीड करने में, आ रहे रीड करने में बहुत टाइम लगता। या। एंड हम्म। मेरे काफी अच्छे दोस्त थे बैच से ही, हम्म। मतलब आई विल नॉट नेम देम, बट उन्होंने बोला कि भाई आर्या पढ़ लो, अल्टीमेट अल्टीमेट सोर्स है, अगर आपने पढ़ लिया तो मतलब वो होता है ना कि आ, मतलब राम बाण है आपका, अगर आपने ये या। पढ़ लिया तो सब सेट हो जाएगा। मैंने बोला कि शिट, अब एक हफ्ता बचा है। तो मैंने 1-2 घंटे पढ़ना स्टार्ट करा रहा, मुगल वाला पार्ट, क्योंकि मुगल मेरा थोड़ा वीक चल रहा था उस समय। मैंने कब ये भी नहीं हो रहा है मुझसे, तो सर मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर आपने एक शॉर्ट नोट्स के टाइप में, मुगल उतना डिटेल नहीं था, बट जो आपने शॉर्ट नोट्स या फिर जो एक पीडीएफ दी थी, मैंने कब यही कर लो, अब जो होगा होगा, नहीं होगा तो भगवान जाने। तो सर मैंने वो करा। फिर जब एग्जाम से 1-2 दिन पहले, अगेन स्ट्रेस एट इट्स पीक, तो उसका भी कोई जवाब नहीं। एंड एक दिन पहले एग्जाम से जब आपने बोला कि कुछ नहीं करना, सब छोड़ दो, मैंने उस दिन भी मैंने बोला कि सर अभी भी मेरे को हालत बहुत खराब लग रही है, तो 24 आवर्स अगर मेरे पास है तो आई वुड यूटिलाइज ईच एंड एवरी आवर, एंड आई वुड टेक पूरा 24 आवर्स। जो मैंने फिर बेवकूफ़ी करी। एंड पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, 1 बजे तक आई वाज स्टिल रिवाइजिंग। मैंने अपने A3 साइज ड्राइंग बुक आती है, मैंने कहा सर यही कुछ, मैं एक बड़ा सा फ्लो चार्ट बना लूं, उसमें ही कुछ कर लूं, फ्लो चार्ट बना के कुछ तो मेरे दिमाग में जाए। तो सर 1 बजे तक आई केप्ट रिवाइजिंग। फिर मुझे आपकी बात याद आ रही है, विष्णु सर की बात याद आ रही है कि सो जाना, इतना टेंशन मत लेना, कि अब जो होगा अच्छा होगा। मैंने कहा उस टाइम दिमाग में चल रहा था कि नहीं होगा सर, अच्छा मुझे रियलिटी अब दिख रही है, मेरे से नहीं होने वाला। फिर मतलब इतना बुरा हाल हो गया था स्ट्रेस से, कि मेरे पापा मेरे रूम में आए, उन्होंने मुझे चुप कराया कि इतना मैंने रो धो के पूरा घर सर पे उठा लिया था। तो पापा रूम में आए, पापा मेरे साथ 1 बजे से 5 बजे तक बैठे रहे कि ठीक है रिवाइज करो जो करना है। एंड नेक्स्ट दिन को कार भी चलानी थी। तो उस समय सर सर ऐसा फटता है, ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है आपके दिमाग का, ये ऐसा बहुत गर्म हो जाता है, फटने लगता है। तो सर वो 3-4 घंटे मैंने रिवाइज करा। एंड बेस्ट थिंग ये है कि जब क्वेश्चन पेपर आया तो उसमें जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट था, मुसम्मन बुर्ज जो कश्मीर एंड या। आगरा या। वगैरह, एंड बाकी जो आपको आर्किटेक्चर एंड मैच द फॉलोइंग था, या। वहां से वो क्वेश्चन मेरा बन गया। ओके। तो वो सुबह वाला जो था कि ठीक है स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट आपको करना है तो करना है। तो एक आर्किटेक्चर वाला पार्ट वहां से आया। देन अनदर क्वेश्चन विच आई गॉट फ्रॉम द सेम पीडीएफ जो मैंने उस समय पढ़ी थी, जो आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर वाली आपने भेजी थी। वो जो सर वो अ, कौन सा जो पीरियड? कोट पोएट्स या फिर सर वो हाँ। कौन से टाइटल्स मिलते हैं ना, जो मतलब अकबर ने या फिर बाकी जो पेंटर्स को टाइटल्स दिए थे, हाँ। 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 वो हाँ। मुझे याद नहीं आ रहा है सर, क्या आप क्या बोल, मुझे नादिरुल अभी असर था बिल्कुल क्या? याद है। ये सर वही वाला। हम्म। तो उस समय वो क्वेश्चन भी मैंने सुबह रिवाइज करा था, वो भी हम्म। वहां पे आया। तो मेरे 2 या 3 क्वेश्चंस सिर्फ उस सुबह वाले रिवीजन से आए, जो बिकॉज एंड एज यूजुअल मेरा हमेशा से मेरा मिडिल में थोड़ा रहता था, मेरा हाथ कमजोर। तो हम्म। वहां से इट वाज प्रूफ टू बी अ ब्लेसिंग कि ठीक है मैंने सुबह पढ़ लिया, और भाई ये पीडीएफ नहीं होता तो मेरे साथ क्या होता। बट
जब क्वेश्चन पेपर आया तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, जो आप सिर्फ सारे क्वेश्चंस को आप मतलब यू आर गोइंग थ्रू एवरी ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड जस्ट टेकिंग अ लुक, तो हम्म। उससे सिर्फ मेरे 30 to 40 क्वेश्चंस बन रहे थे कि ठीक ओके। है इतने मुझे आते हैं, मतलब इतने तो आते ही हैं, ये तो परफेक्ट। मोरलेस मेरे सही होगा, इतना इसमें डाउट नहीं है। देन आई टुक अ सेकेंड लुक, उसमें भी 40 to 45 बन रहा है। एंड अब जो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है, हम्म। मैंने कहा, फिर मुझे हिट करा कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, सब मेरा साल बकवास गया, मैंने कुछ नहीं करा, मैं लूजर हूँ, सब हिट कर रहा है, मुझे फिर रोना आ रहा है। बट मैंने कहा नहीं, एक बार बस आज मैं अपना रोना वोना थोड़ा कंट्रोल करूँ। तो जो लास्ट 30 मिनट्स वाला फेज था, उसमें मैंने एलिमिनेशन इज या। इज अमेजिंग। मतलब वेरी इज गुड। नीडेड। अगर हम्म। आंसर इसी से याद है, एलिमिनेशन के लिए अगर आप जब मॉक्स कर रहे हैं, तो मॉक्स यूजुअली लोग कहते हैं कि आपको क्वेश्चन मिल रहा है, वो मिल रहा है, बट मेरे लिए जो प्रूफ टू बी, मतलब विच वाज प्रूफ हेल्पफुल फॉर मी वाज कि जब मॉक्स कर रहे हैं तो आपका आपका टाइमिंग वाला पार्ट ठीक हो जाता है। सेकेंडली हम्म। आपका गेस वर्क या फिर जितना भी आपको फ्लूइक फील होते हैं कि आपको ठीक है ये क्वेश्चन सही लग रहा है, मैं अब चांस ले लूं। तो इंस्टिंक्ट मेरे क्या आपका मुझे बोलना है। बिल्कुल। ये सर, तो वहां से मॉक्स करने से मेरे को ये अच्छी आदत बन गई थी कि जो मैं अपने फ्लू के अकॉर्डिंग या फिर जो मुझे एट द बैक ऑफ माय माइंड मुझे अगर ये क्वेश्चन लग रहा था तो मैंने उसे टिक करा, एंड हमेशा मेरे वो थोड़े बहुत तुक्के ठीक जाते थे। तो यहाँ से मुझे आदत थी कि मुझे 55 to 60 करने ही करने हैं, बाकी मेरे 10 कभी कभी ऐसे ही गेस वर्क चलता था, एंड मोरलेस ठीक हो जाते थे। तो मैंने भी अभी इस समय भी यही करा, एंड तब भी मैंने एलिमिनेशन टेक्निक यूज करी थी। तो जब एग्जाम का 30 मिनट्स वाला फेज था, बिकॉज इस बार सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे, सेंटेंस वाले ज्यादा थे, एंड सेंटेंस में आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम आपका होता है, एंड दिमाग उस समय आपका काम करना बंद हो जाएगा बिकॉज या। आपके पास सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं। हम्म। तो सर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, जब आप क्वेश्चन कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है। ऐसे तो मैंने भी नहीं पढ़ा था पर्ल हार्बर वगैरह, मतलब पहले हल्का फुल्का आइडिया था कि, बट मुझे ये नहीं पता था कि पर्ल हार्बर को क्रोनोलॉजिकली जो वो मॉडर्न सजा इंडिया पाना में। कठिन था आपके यस लिए। सर, या। क्रोनोलॉजी में। तो आंसर उस समय आपका इतना बुरा हाल हो जाएगा, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि अ, गदर पार्टी कहाँ पे स्टेब्लिश हुई, लोग सैन फ्रांसिस्को की जगह न्यूयॉर्क भी कर कर आए हैं। तो मेरा भी यही हाल हो रहा था उस समय, आपका दिमाग बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। या। तो उस समय 30 मिनट्स वाले फेज में जैसे तैसे आप एलिमिनेट करो, थोड़ा अपना बेसिक कॉमन सेंस लगाएं, एंड थोड़ा जितना आपने पढ़ा है बस ये याद रखें कि अब आपके पास सिर्फ यही 30 मिनट है, आपको अब लाइफ का थोड़ा एंड समझ लो उसको, हाँ इतना कर लो आप, मतलब समझ लो कि अब आपके पास सिर्फ यही है, तो बेस्ट दे दो अपना जैसे तैसे। तो सर एलिमिनेट मैंने काफी करा, क्योंकि मुझे हमेशा दो दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहता था। तो ओके, सेंटेंस फास्ट बेस्ड। फॉरवर्ड रिजल्ट के बाद क्या हुआ वो थोड़ा सा मुझे बताइए। यस ओके। सर रिजल्ट के बाद मुझे अच्छा रिजल्ट ओके ठीक है, रिजल्ट मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना आ गया है। 190 पहले मेरा आ रहा था, 190 प्लस आ रहा था, तो मुझे लगा कि अभी भी नहीं लग रहा है कि कैसे हो गया ये। बट आपने जैसे मैंने आपको एग्जाम के बाद ही मैसेज कर दिया था कि सर इतने, आपने जब क्वेश्चंस आप वापस डिस्कस कर रहे थे तो आपने बोला कि ये इतने क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हो सकते हैं, आपने 12 बोले थे, इससे ज्यादा हम्म। नहीं हो सकते। एंड आई डोंट नो मतलब क्या ऐसी सुपर पावर आप में थी या है। सर मेरे 12 तो नहीं, 11 गलत हो गए। तो सर मुझे उस समय फिर मुझे लगा कि शिट, वाओ। तो 11 से मेरे गलत हुए थे। तो उस समय मेरा 196 स्कोर बन रहा था, एंड 193 बन रहा था, सॉरी। हम्म। देन फिर जब भी रिवाइज आंसर की आई, उसमें जो मेरे दो क्वेश्चंस थे, एक वो एलिफेंट वाला, हनी वाला, वो ठीक हो गया, एंड या। एक और कोई क्वेश्चन सही हुआ था। या। तो सर फिर वहां से मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ, तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स मेरे वापस एड ऑन हुए, एंड पाटलिपुत्रा टू एंड हंड्रेड ये एंड वाला। थ्री मार्क्स हाँ। यस सर। हम्म। तो सर बॉटम ऑफ द लाइन इज कि नेवर लूज योर होप, बिकॉज अगर अपने प्रिपरेशन में अपने जान लगा दी है, एंड आपको स्टार्टिंग से आपने ठान लिया था, अगर ठान लिया है तो आपके साथ अच्छा ही होगा। एंड बस अपना अमेजिंग। विश्वास रखें, और प्लीज गाइड जो भी आपके हैं, जो आपके मेंटोर हैं, उनकी प्लीज बात सुने, बिकॉज गाइडेंस नहीं होती तो मेरा ये नहीं होता। यस ओके। सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन, क्या था जब आपने बताया कि मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं, पापा मम्मी क्या रिएक्शन था। सर पहले तो रिजल्ट के बाद ही मैंने उनको बोल दिया कि मेरा नहीं होगा, मेरे 150 मार्क्स आएंगे, आप इसमें अब जो है वे है, अब आप ये एक्सेप्ट कर लो, अब मेरा कुछ नहीं होगा। उस दिन मैंने फिर पूरा रोया, उन्होंने बोला कि चलो हार मत मानो। मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने ये बोला कि
आप उनका वो इतनी ज्यादा बिकॉज इमोशनली अटैच्ड है, उन्होंने बोला कि यार कैसे तैसे, पापा को बोलने लगे कि कैसे तैसे इसका करा दो जेएनयू में, कैसे भी करा दो, कुछ भी करा दो। पापा ने बोला ऐसा नहीं होता, एग्जाम के थ्रू ही होता है। तो फिर काफी टाइम तक यही दुखी और ऐसा स्ट्रेस डिप्रेस्ड फेज रहा मेरा। बट देन जब रिजल्ट आया, मैंने बोला कि ये इतना इतना मार्क्स आया है, तो उन्होंने बोला कि हमने कहा था, फालतू का स्ट्रेस लिया, हमें पता था कि इतनी मेहनत करी तो मेहनत, मतलब इट विल नेवर गो इन वेन। तो या फाइनली रिजल्ट मुझे दिखा अच्छा, एंड अभी भी उनका यही है कि जो तुमने आज तक सोचा है तुमने वो करा है। तो यस सर। अमेजिंग एट लास्ट। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे आने वाले जो बच्चे हैं, वो मान लीजिए 3 महीने 4 महीने या अभी से अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका अल्टीमेट आपका मोटिवेशन क्या होगा, एक सजेशन क्या होगा एज अ सीनियर? अगर आप के पास पूरा 1 ईयर है या ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ्स है, तो आई वुड से कि, एंड अगर आप फाइनेंशियली भी थोड़ा स्टेबल हैं या फिर अगर आप कोचिंग ले सकते हैं, तो प्लीज आप कोचिंग लीजिए। एंड मुझे जितनी कोचिंग्स मिली हैं ऑनेस्टली, हिस्टोरी का ही मुझे नंबर 1 ही मिला था, एंड मैंने तभी वही लिया। अभी भी आई वुड सजेस्ट ऑलवेज कि आप हिस्टोरिकल से जुड़िए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उपेंद्र सिंह आपको पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन पेपर का लेवल इस बार सबको पता है कि बहुत चेंज हो गया, पैटर्न ही चेंज हो गया है। या तो उपेंद्र सिंह प्लीज पढ़नी पड़ेगी आपको एंशियंट के लिए। एंड मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम मिस नहीं कर सकते। स्पेक्ट्रम तो 3 बुक्स हैं कि आपको करनी ही है, मोर और लेस। आप कुछ स्किप नहीं कर सकते। मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, एंशियंट के लिए उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह काफी लोग देखते ही रोने लग जाते हैं, बट आपको करना ही पड़ेगा अगर आप गाइड नहीं है आपके पास तो। एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। तो ये है फॉर दोज हु आर टेकिंग द नॉट टेकिंग हेल्प या कोचिंग। बट जो हिस्टोरिका से जुड़ते हैं, जो अब नेक्स्ट बैच आप जब लॉन्च करेंगे, तो सर एंशियंट और विष्णु सर, आप उनको अपना भगवान मान लो सर में, बस जैसे तैसे। बिल्कुल। एंशियंट आपकी स्क्रिप्चर है जो आपको रटनी है, बिल्कुल रिलीजियसली आपको फॉलो करना है। एंड विष्णु सर की बातें ब्लाइंडली फॉलो करें। उनका हमेशा से एक होता है ना, एक डायलॉग हमेशा बोलते हैं कि ये काम आएगा, आप लिख लीजिए जरूर आपके लाइफ में, मतलब वो ऐसे एक लाइन बोलते हैं कि लिख लीजिए जिंदगी में काम आएगा, ड्राइंग बनाते बनाते वो ये लाइन बोल जाते थे। तो वो क्वेश्चंस आते हैं। या तो अब विष्णु सर और उनके नोट्स एंशंट, तो आप प्लीज प्लीज स्टिक टू द सोर्स। मॉडर्न के लिए मुझे पर्सनली मॉडर्न पसंद नहीं थी, बट जब आपने मुझे पढ़ाना स्टार्ट करा, मुझे लगा कि वाओ। अब मेरा अभी भी मेरा मन है कि मॉडर्न ही लूं जेएनयू में। तो सर मॉडर्न में आपका काफी मुझे इन्फ्लुएंस था अच्छे तरीके से। तो मॉडर्न के लिए आप नोट्स, अगर आपका बेसिक्स पूरा बुरा है या फिर अच्छा नहीं है, तो आप पीपीडीज या जो भी आप प्रोवाइड करेंगे उनको पढ़िए। फिर स्पेक्ट्रम अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज करें, क्योंकि स्पेक्ट्रम के बिना मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ समझ में आएगा। एक स्पेक्ट्रम एंड नोट्स, ये दोनों को कंबाइन कर लो। एंड मिडिवल के लिए सर सतीश चंद्र एक बार बस, कि आपको हिंड साइड में हमेशा याद रहे कि आपने ये चीजें पढ़ी है, क्रोनोलॉजी याद रहे, अलाउद्दीन खिलजी कब आया, फिर यस लोधी डायनेस्टी कब आई, फिर यस उसके बाद मुगल्स कैसे आ रहे हैं। तो एक बस क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए सतीश चंद्र उतनी डिफिकल्ट भी नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं। तो बस सर ये। एंड अगर आपके परफेक्ट। पास हाँ 1 महीना बचा है, 1 महीना ही बचा है तो, एंड आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, तो फिर भी आप, मुझे लगता है बुक एक बार कर सकते हैं। सतीश चंद्र आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास रीडिंग का भी मन नहीं है तो एमसीक्यूज काफी सारे करें। बट सर मुझे एक बात अभी ये डाउट मुझे आपसे है कि सर सब लोग कहते हैं एमसीक्यूज करिए, ये वो करिए, बट सर क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं, तो एमसीक्यू करके कि जितने भी ज्यादा कर लो क्या फायदा होगा, वो एंड में नहीं आ रहा है। सर इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। ओके सो एट लास्ट हम जो है वो नम्रता से ये जानना चाहेंगे। नम्रता, ये हमें बताइए कि सीयूईटी पीजी 2026 की प्रिपरेशन अगर कोई कर रहा है, तो उन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अल्टीमेट आपका मोटिवेशन या स्ट्रैटेजी उनके लिए क्या होगा? तो सर 3 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट जो पूरा 1 साल या जितना के पास पूरा टाइम है वो कंज्यूम करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो फर्स्ट ईयर ये। सेकेंड ईयर जो अभी कंफ्यूज है, मिड में ज्वाइन कर रहा है। थर्ड जो बिल्कुल एंड पे जाएगा। तो सर जो बिल्कुल एंड वाला है, जो एक हफ्ता या एक एक महीना पढ़ने वाला इंसान है, तो उसके लिए तो कोई
एडवाइस ऐसी बहुत मेरे लिए नहीं है, बट ये है कि हाँ, फिर आप तो बस एमसीक्यूज ही कर सकते हैं। एंड जो गाइड बुक्स आती हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आर्य पढ़ लीजिए, बिकॉज मैंने एक चैप्टर मैंने आर्य से करा था तो अच्छा तो था। ये है, तो अगर आप हिंदी मीडियम से तो आर्य कर लीजिए। इंग्लिश के लिए है, तो इंग्लिश के लिए अगर आप प्लीज सोर्स बाय कर सकते हैं, बिकॉज आप ठीक है अपने बुक्स में भी इतना खर्चा नहीं करा है अभी तो। अब जैसे तैसे एक प्लीज एक सोर्स खरीद लीजिए, कोई गाइड बुक या फिर हिस्टोरिका का जो एंड में जो सोर्स आता है तो वो ले लीजिए एंड उसको बस रट लो जैसे तैसे। एंड एमसीक्यूज भी साथ में आपको लगाने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो एक ये पार्ट, सेकंड जो मिड में ज्वाइन कर रहा है उसके लिए भी यही है कि उसको बुक्स के मतलब दे हैव टू गो थ्रू द बुक एक बार। तो बुक उस समय आपको एक बार करनी चाहिए। स्पेक्ट्रम तो किसी भी हाल में कर लो अगर आप मिड में भी ज्वाइन कर रहे हो तो। सतीश चंद्र भी ज्यादा लंबा नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। उपेंद्र सिंह नहीं हो पाएगी। तो एंशियंट के लिए भी आपको थोड़ा कहीं और से सोर्स निकालना पड़ेगा, बिकॉज मेरे लिए एंशियंट बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि उससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। अगर आप आर्य शर्मा भी कर रहे हो, पता नहीं लोग के कैसे बनते हैं, मेरे आज तक नहीं बने आर्य शर्मा से। इस बार लोग कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से भी आया है, तो मेरी ये एडवाइस नहीं रहेगी कि आप एनसीईआरटी पढ़ो फिर ये करो वो करो। एंड मोमेंट पे अगर आपके पास 5-6 महीने भी हैं, अगर आप उपिंदर सिंह में कर सकते हैं कुछ कुछ पोर्शन, जैसे मौर्य गुप्ता या फिर चोला एंड फिर जो राजपूत वाला पार्ट आता है, अगर आप वो एक बार कर सकते हैं हड़प्पा, तो अब ये कर लीजिए। बीच बीच में काफी फालतू बातें भी लिखी हैं, वो आपको नहीं करना है। तो सिलेक्टिवली उपिंदर सिंह या एक बार आप पढ़ लो। एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ऑलवेज, एंड उतना डिफिकल्ट नहीं, स्पेक्ट्रम भी आप कर सकते हैं ऑलरेडी। छोटे शॉर्ट नोट्स फॉर्मेट में हाईलाइटर लो और हाईलाइट करते जाओ। बस इसमें तो ये है। बाकी सर स्ट्रैटेजी का ये है कि आपको स्टार्टिंग में जितना आप रिगरसली स्टार्ट कर सकते हैं, ये नहीं कि स्टार्टिंग में आप 1-2 घंटा पढ़ के सोचेंगे ठीक है ग्रेजुअली इंक्रीज करोगे स्पीड, नहीं। स्टार्टिंग में जितना पार्ट डाल सकते हो डाल दो। बिकॉज सर मैंने भी स्टार्टिंग में काफी पढ़ा था, बट मेरी स्ट्रैटेजी गलत रह रही थी, तो वहां आपका आउटपुट आपको सब समझ में आएगा कि मेरा इनपुट ऐसा डाला है, आउटपुट ऐसा मिल रहा है। तो उस समय आप काफी आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी से, या फिर आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल आप लग जाओ, जैसे भी आप पढ़ रहे हो उसमें बिल्कुल अच्छे से अपना पूरा सीरियसली डिसिप्लिन तरीके से आप नहीं करेंगे तो कोई भी एंट्रेंस नहीं निकाल सकते। तो डिसिप्लिन इज अ वेरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्रूशियल फैक्टर। तो डिसिप्लिन, सेकेंडली आपका मोटिवेशन हमेशा हाई रहना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो चाहिए, नो मैटर व्हाट, बाय हुक और बाय क्रोक, आपको चाहिए तो चाहिए। आप अपनी तरफ से तो 100% डालो, 100 भी क्या, अब तो बच्चे 100% डालते ही हैं, सब लोग बेचारे बहुत पढ़ते हैं। 200% डालो। तो जैसे तैसे करके आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको बहुत कठिनाई होगी, आपको बहुत पेन फील होगा कि यार मन नहीं कर रहा है, छोड़ दो ये वो। सर ऑनेस्टली एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई, कि मैंने अपने काफी दोस्तों से ही कांटेक्ट, मैंने घूमना उनके साथ बाहर जाना, बिकॉज आप ऑलरेडी अपने घर से बाहर रह रहे हो। तो होता है कभी कभी कि यार बिकॉज मेरा हिस्ट्री वाला एक ग्रुप था, तो हम लोग अभी मॉन्यूमेंट्स घूमने जाते थे ऐसा कुछ। तो मैंने वो भी सब करना छोड़ दिया, मेरी काफी लोगों से लड़ाई हो गई, वो बोलने लगी तुम सिर्फ पढ़ते रहा करो, अब तुम्हारे जेएनयू में नहीं हुआ तो तुम तो अब नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, मतलब वो ऐसे टॉन्ट भी मारते थे। तो मुझे उनको भी प्रूफ करना था कि भाई अब इतना पढ़ा है तो अब बैकआउट नहीं कर सकते, मतलब अब बस आप लग जाओ। तो दोस्ती यारी थोड़ा सा वो कर लो, बट हाँ दोस्ती यारी में कुछ आपके स्पेसिफिक लोग होंगे जो आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, या आपके बहुत क्लोज वंस हैं, उन सब हमेशा जुड़े रहे। तो मेरे सिर्फ 2-3 लोग थे जो मेरे क्लोज रहे हैं। तो वो और आपके पेरेंट्स। तो एक डिसिप्लिन, एक आपका एफर्ट, बिल्कुल आपको झोंक देना हमने आपको। तीसरा आपके बहुत क्लोज वन जो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि हर बार काफी बार मैंने कॉल कर मेरे पेरेंट्स को, मेरा चेंज होता रहता था कि अब मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा है, रोना धोना फिर से। वो डांटते थे कि भाई क्या है हर बार का रोना धोना, एक बार करो तो बाद में जब रिजल्ट आएगा देख लेना। तो सर ये है। मल्टी टैलेंटेड नम्रता ये थी, और इनसे हमने पूरा इनकी स्ट्रेटजी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए भाई। और आई थिंक ये ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपके लिए एक ऐसा मोमेंट होगा जो आप अपने जब इंटरव्यू दे रहे होंगे द हिस्टोरिका पे या किसी भी चैनल पे, तो आप बता रहे होंगे कि एक बार नम्रता दीदी थी जिनका इंटरव्यू हमने देखा, और वहां से मुझे लगा कि मुझे भी प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर इतना भी कठिन नहीं है। ये चीज तो कम से कम नम्रता ने बता दिया। जितनी बार इन्होंने रोने का जिक्र किया, आपको लगा होगा कि इससे कम रोने में मैं जो है वो इसको क्रैक कर सकता हूँ।
तो ट्रू। नम्रता, थैंक यू सो मच आपका इस थैंक यू सो इंटरव्यू के मच लिए। सर। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए द हिस्टोरिका के साथ। अगर आप सीयूईटी पीजी 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, जाइए डाउनलोड करिए, जुड़िए। बाकी मिलते हैं किसी ऐसे ही टॉपर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।